Good evening, students. Today we are going to see a very important chapter in AI of class 10, that is AI evolution. Okay, this is the last chapter and which consists of 7 marks in the board examination. So let us start. First, what is evaluation? Evaluation is what? जैसे हम लोग अगर एग्जाम देते हैं, if you are going to give your board exam, then copies are evaluated by the examiners. Okay, we are evaluating the copies and we are accessing the performance of your examination. So if there is an AI model and there is some criteria are there to access the performance of that model, that steps of accessing the performance of the model is known as evaluation. So what is evaluation? Evaluation, it involves the process of accessing the performance of the model. What model performance we want to access, that comes in the evaluation part. Now, evaluation involves two types of data. दो तरीके का डेटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एआई में बिना डेटा का कुछ होता नहीं, तो दो तरीके का डेटा के ऊपर हम लोग काम करते हैं. सबसे पहला वैलिडेशन डेटा and the next is testing data. So what is validation data? During the training process, a separate portion of data set is known as validation data. जब हम लोग ट्रेनिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, एक एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं डेटा डाल के, तब क्या हो जाता है, तब हम लोग को वो मॉडल कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, तो वो जो प्रोग्रेस के हिसाब से हम लोग डेटा को नोट करते हैं कि ये प्रोग्रेसिंग हो रहा है, दैट कम्स इन द वैलिडेशन डेटा. इट इज नॉट द ट्रेनिंग डेटा. देखो ये जो है ये ट्रेनिंग डेटा नहीं है, बट इट मॉनिटर्स द मॉडल्स प्रोग्रेस. ये क्या करता है, मॉडल का प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है. तो टेस्टिंग डेटा क्या है? तो टेस्टिंग डेटा क्या है, तो वंस द मॉडल इज ट्रेन, एक बार जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो इट इज एवेलुएटेड यूजिंग द टेस्ट डेटा. अब मॉडल ट्रेन हो गया, अब मॉडल को हम मार्केट में उतारते हैं. अब वो क्या क्या काम कर रहा है वो सब चीज को हम नोट कर रहे हैं कि क्या मिस्टेक कर रहा है, क्या सही कर रहा है. तो ट्रेनिंग देने के बाद अगर एक मॉडल का परफॉर्मेंस हम टेस्ट करेंगे तो उसमें जो डेटा हम इंक्लूड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टेस्टिंग डेटा. तो इवैल्यूएशन का क्या जरूरत है? इवैल्यूएशन का बहुत बड़ा जरूरत है. सबसे पहला परफॉर्मेंस असेसमेंट. परफॉर्मेंस असेसमेंट मतलब क्या है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, कि उसमें ज्यादा मेरिट है, कि उसमें ज्यादा डीमेरिट है. नेक्स्ट, सेफ्टी एंड एथिक्स. एआई क्या है, रैंडमली आंसर जनरेट करता है, रैंडमली सजेशंस देता है. अब इसमें हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखेंगे वो जो सजेशन है वो सजेशन दूसरों के लिए सेफ्टी है कि नहीं. जैसे कुछ दिन पहले एक एआई एप्लीकेशन क्या किया, तुम्हारा जेमिनी क्या किया कि एक बच्चा को जेमिनी, यस यस जेमिनी ओनली, दैट एक बच्चा को क्या किया कि बोल दिया कि तुम्हारा जो जो ये मार्केट का सर्वे आया फ्रॉम द इंटरनेट सोर्स. आई हैव सीन दैट a person or a student of 14 years is going to inquire about the anything. तो उसमें क्या आ रहा है कि उसमें से उसको सजेशन दिया गया कि ये जो है आपको सुसाइड कर लेना चाहिए. तो क्या बच्चा क्या किया, उसका हिसाब से उसको सुसाइड कर दिया. तो ये जो है हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना जो मॉडल प्रिपेयर कर रहा है कि वो सेफ्टी और एथिक्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं. नेक्स्ट, इटरेटिव मॉडल. अब इटरेटिव मॉडल में इंप्रूवमेंट क्या है? इटरेटिव मतलब स्टेप बाय स्टेप. जैसे हम मॉडल को मार्केट में उतारते हैं, अब 2 महीना बाद हम उसका अब रिव्यू लिए कि उसमें क्या क्या गलती है. अब फिर 2 महीना बाद उस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम मेंटेनेंस किए, मतलब वो जो गलतियां थी उसको ठीक किए. फिर 2 महीना बाद फिर उसमें जो जो गलतियां पाएगी उसको ठीक किया. तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम कोई मॉडल को इम्प्रूव करते हैं तो दैट कम्स इन द इटरेटिव इम्प्रूवमेंट. नेक्स्ट, रियल वर्ल्ड एक्सेस एप्लीकेबिलिटी. अब ये भी हम लोग को बहुत बड़ा बेंचमार्क है कि अगर हम कोई एआई मॉडल को मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं तो रियल वर्ल्ड में वो एप्लीकेबल हो पाएगा कि नहीं. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एआई परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस मॉडल्स. टू द नेक्स्ट टॉपिक इज द इवैल्यूएशन टेक्निक्स. सो व्हाट आर इवैल्यूएशन टेक्निक्स इन्वॉल्व? ठीक है, तो यहां पर हम लोग का 3 टॉपिक है, एक अंडरफिट, एक ओवरफिट, एक परफेक्ट फिट.
तो यहाँ पर हम लोग का दो डेटा के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है एक मॉडल का, एक ट्रेनिंग परफॉर्मेंस और एक वैलिडेशन और टेस्ट डेटा, ये दोनों चीज। पहला ग्राफ ये बोला जा रहा है कि जो ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस है, ये वाला पार्ट ग्रीन ग्रीन सब है वो सब ट्रेनिंग परफॉर्मेंस एंड रेड इज द वैलिडेशन डेटा। जब मेरा डेटा बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है, या तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तब क्या हो जाता है कि ट्रेनिंग परफॉर्मेंस क्या हो जाता है कि पुअर। ट्रेनिंग परफॉर्मेंस मतलब क्या, डेटा जो है हम लोग ज्यादा नहीं दे पा रहे, इससे बहुत सिंपल डेटा है तो हम लोग ज्यादा जब डेटा नहीं दे पाते हैं एआई मॉडल को, और क्या हो जाता है कि उसी के हिसाब से परफॉर्मेंस ट्रेनिंग का क्या हो जाता है कि एआई का परफॉर्मेंस ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो दोनों के हिसाब से क्या हो जा रहा है कि ये भी पुअर हो जा रहा है और ये भी पुअर हो जा रहा है। दोनों ही हम लोग का मेन काम देखो, जैसे यहाँ पर सब चीज है, मगर ये जो पार्ट है, ये जो एक्सेसिबिलिटी पार्ट है, ये क्या हो जा रहा है, ये तुमको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है ठीक से। वहीं पर ओवरफिट का क्या कंसेप्ट है, ओवरफिट बोला जा रहा है कि जो मॉडल है टू मच कॉम्प्लेक्स, मगर ट्रेनिंग जो डेटा है वो बहुत अच्छा दिया गया है, तो ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इसका बहुत हाई है, मगर जब उसका वैलिडेशन हम कर रहे हैं, जैसे उसका प्रोग्रेस हम लोग चेक कर रहे हैं, तो और उसमें कुछ अननोन डेटा सेट डाल रहे हैं, तब क्या हो जा रहा है कि उसका टेस्ट डेटा पुअर हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि हम लोग का ट्रेनिंग के टू क्लोज पहुंच जा रहे हैं, मगर जो है वैलिडेशन डेटा के पास हम लोग ठीक ठाक, जैसे यहाँ पर वैलिडेशन डेटा, यहाँ पर वैलिडेशन डेटा ठीक ठाक नहीं पहुंच रहा। वहीं पर परफेक्ट फिट क्या है, परफेक्ट फिट का मतलब बोला जा रहा है कि जब मेरा मॉडल ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जब हम उसका मॉडल का प्रोग्रेस देखे, टेस्टिंग देखे, तो वो भी बहुत अच्छा निकला। मतलब ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अगर हाई हुआ और तुम्हारा वैलिडेशन हाई हुआ, तो ये जो है एक ऐसा कर्व दिखेगा जिसमें से ट्रेनिंग परफॉर्मेंस का डेटा को अलग कर दिया गया और वैलिडेशन को अलग कर दिया गया। यहाँ पर एक दो पार्ट बचा हुआ रहता है, क्योंकि बहुत एक कोई भी मॉडल एक ऐसा नहीं है जो 100 and 200% एक्यूरेट है, कुछ थोड़ा सा मिक्सर हो सकता है। मगर अगर मेरा क्लासिफाई किया गया, ट्रेनिंग डेटा अगर अलग से, वैलिडेशन डेटा अलग से, दोनों ही परफॉर्मेंस हाई देखा गया, तो यहाँ पर हम लोग का परफेक्ट फिट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर आ रहा है बोर्ड में। ओके, दैट्स इट इज सेड दैट question can be asked like this type. We will launch a video regarding the important sample paper question. We'll solve the CBSE sample paper in that. Okay, so in this we are going to see that if the question is asked that ABC has launched an AI model and in which the training performance is very high, but whenever the testing is being done on that, so it is not good. So training performance is very high but the testing is not good. So which type of evaluation technique we have to use? That is the overfit. And again, if both are high then perfect fit, if both are poor then अंडरफिट। यहाँ पर एक माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा कर रखना कि अगर तुमको एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से एआई मॉडल का रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, कि जैसे बोला जा रहा है कि ट्रेनिंग परफॉर्मेंस भी खराब हो रहा है और उसका क्या हो रहा है कि वैलिडेशन भी खराब हो रहा है, मतलब दोनों ही अगर खराब दे दिया जाए, तो वहां पर हम लोग अंडरफिट को चूज करेंगे। अगर बोला जाता है कि एक सही है और एक गलत, एक मतलब ट्रेनिंग डेटा बहुत अच्छा है और तुम्हारा वैलिडेशन डेटा ठीक ठाक नहीं है, तो वहां पर क्या हो जा रहा है, ओवरफिट। वहीं पर तुमको अगर क्वेश्चन में इंडिकेशन मिले कि दोनों ही परफॉर्मेंस बहुत हाई में जा रहा है और दोनों ही परफॉर्मेंस हाई का मतलब है परफेक्ट फिट। So let us move to the next topic, that is model evaluation terminologies. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे रेस्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है। अगर ये सिनेरियो तुमको समझ में नहीं आता है तो कुछ समझ में नहीं आएगा और इसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, सो लेट अस understand this. It is a very important and very easy concept and very interesting also. Let us see. Let us consider a scenario. An AI model is designed to test a rare disease in a person and ground reality of if a person is actually have a disease or not. मतलब यहाँ पर हम लोग को दो चीज डिपेंड कर रहा है। एक AI मॉडल बनाए जो हम लोग का एक पर्सन का डिजीज को कंसिडर करेगा, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। मतलब AI जो प्रेडिक्शन करेगा वो पॉजिटिव में प्रेडिक्शन करेगा और नेगेटिव में प्रेडिक्शन करेगा, और हम लोग जो ग्राउंड रियलिटी निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, ग्राउंड रियलिटी, क्या वो उसमें सही है कि वो कहीं गलत है।
दैट इज ट्रू या तो फॉल्स में निकालेंगे। पहला चीज ये चीज दिमाग में रख देना कि एआई क्या करेगा, एआई प्रेडिक्ट करेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और हम लोग ग्राउंड रियलिटी में उसको टेस्ट करेंगे कि क्या सही में वो ट्रू है कि वो फॉल्स है। इसके ऊपर 4 केसेस हैं। पहला केस ये हो सकता है कि एआई जो है वो करेक्टली प्रेडिक्ट कर रहा है कि तुम आपका एक पर्सन में डिजीज है, पाया गया, और रियलिटी में हम लोग भी चेक किए फिर से उसको, और उसमें हमको भी पाया गया कि हाँ उसमें डिजीज था। तो इसका मतलब क्या, वो तो पॉजिटिव रिजल्ट दिया कि पॉजिटिव रिपोर्ट कि यस ये और सी हैव अ डिजीज, और मेरा ग्राउंड रियलिटी में भी ट्रू निकला कि हाँ उसको डिजीज है। तो ये दोनों का मिल हो जाता है ट्रू पॉजिटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव के आगे लिख सकते हैं, ट्रू के बाद में लिख सकते हैं, नहीं, रियलिटी पहले होता है, प्रेडिक्शन बाद में होता है। सेकंड केस में आता है। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि एआई जो है वो करेक्टली प्रेडिक्ट्स दैट अ पर्सन हैज अ डिजीज, वो करेक्टली प्रेडिक्ट कर रहा है कि पर्सन जो है डिजीज है, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव दे रहा है, पर्सन को डिजीज है। मगर जब हम लोग रियलिटी में देखें तो उस पर्सन को डिजीज नहीं था। इसका मतलब क्या, यहां पर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, फॉल्स पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स पॉजिटिव। नेक्स्ट, केस नंबर 3। केस नंबर 3 अब क्या बोल रहा है कि एआई करेक्टली प्रेडिक्ट्स दैट पर्सन नॉट हैविंग अ डिजीज। अब तो ये हैविंग द डिजीज वाला एआई चेक किया, अब एआई चेक कर रहा है कि कितने जन को डिजीज नहीं है। अब पर्सन चेक कर रहा है कि तुम्हारा डिजीज नहीं पाया गया, तो वहां पर हम लोग नेगेटिव रिपोर्ट दिए, मतलब एआई नेगेटिव रिपोर्ट दिया, प्रेडिक्शन किया नेगेटिव रिपोर्ट, तो यहाँ पर क्या हुआ, एन, मतलब उसको जो है डिजीज नहीं। और रियलिटी में ये पाया गया कि हाँ सही में उसको डिजीज नहीं था। जब सही में उसको डिजीज नहीं था तब इसका मतलब मेरा ग्राउंड रियलिटी ट्रू हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, टी एन। नेक्स्ट, केस 4। अब केस 4 क्या बोल रहा है, एआई प्रेडिक्ट कर रहा है कि उसको डिजीज नहीं है, मगर ग्राउंड रियलिटी में उसको डिजीज था। मतलब यहां पर क्या किया, एआई प्रेडिक्ट किया कि नेगेटिव है, मगर हम लोग उसको क्या बोल दिए, नहीं ये फॉल्स पाया गया। क्या फॉल्स पाया गया कि इसमें डिजीज नहीं है, इसमें एक्चुअली डिजीज है, तो ये हो गया फॉल्स नेगेटिव। मतलब एआई जो नेगेटिव प्रेडिक्ट किया वो फॉल्स निकला, एआई जो पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया, एआई जो नेगेटिव प्रेडिक्ट किया वो ट्रू निकला, एआई जो पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया वो फॉल्स निकला, एआई जो पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया वो ट्रू निकला। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार दिमाग में घुसाना, फिर से इस वीडियो को और एक बार देखना, इस टॉपिक को अगर कंफ्यूजन हो तो इसके बाद ही इसके आगे बढ़ना। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस के लिए भी, ठीक है, क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स और इसमें से 4 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है सब इसी से रिलेटेड, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस सी व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड व्हाई इट इज यूज्ड फॉर। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज एरर मैट्रिक्स। एरर मैट्रिक्स नाम इसलिए किया, क्यों लिखा गया है इसमें, इसमें से एआई मॉडल कितना एरर प्रेडिक्शन कर सकता है इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आल्सो नोन एज एरर मैट्रिक्स एंड इट इज अ 2x2 टेबल। 2x2 मतलब क्या, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम्स है टेबल फॉर इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस एंड क्लासिफिकेशन टास्क। हम लोग इवेलुएशन इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि कैसा मॉडल परफॉर्म कर रहा है, और क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं कि कितना ट्रू दिया कितना फॉल्स दिया, ये सब भी। तो ये ड्राइंग कैसे होगा, तो ड्राइंग के लिए ये चीज ध्यान रखना है कि रियलिटी को ऊपर रखना है और प्रेडिक्शन को नीचे रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्रेडिक्शन को ऊपर रियलिटी को नीचे लिख सकते हैं, बहुत सारे बुक्स में ऐसा दिया गया है, बट इन द एनसीईआरटी फैसिलिटेटेड बुक of which CBSE has generated, in which and the sample paper, जो सैंपल पेपर में है मिलेगा तुमको क्वेश्चन, और जो तो बोर्ड में जो क्वेश्चन मिलेगा वो इस बेसिस पे मिलेगा, रियलिटी ऊपर जाएगा प्रेडिक्शन इस साइड जाएगा, ठीक है। तो रियलिटी ऊपर प्रेडिक्शन नीचे। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मेरा 2 कंपोनेंट है, एक रियलिटी जो मेरा ट्रू और फॉल्स में दिया जाएगा, और एक प्रेडिक्शन जो मेरा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है, यस और नो में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख सकते हैं और ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रेडिक्शन हम लोग ऑब्वियसली पॉजिटिव
और नेगेटिव में लिखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग कैसे समझेंगे कि ये जो 4 की कंपोनेंट हम लोग पढ़े थे, इसका 4 की कंपोनेंट्स है। क्या क्या है? ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, जो हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग अभी देखे। ठीक है, पिछला टॉपिक में अभी हम लोग जो देखे कि ये 4 कंपोनेंट को एनालाइज कैसे किया जाता है। तो इसमें अब इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में बैठाएंगे कैसे? तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में जो बैठाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे टीपी, टी और पी। देखो टी और टी ये कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो रहा है ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पर टीपी के अगेंस्ट में जाता है टीएन, ट्रू नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जा रहा है, इसके ऊपर में जाओ फॉल्स पॉजिटिव और फिर डायगोनल फॉल्स नेगेटिव। फिर से बोल रहे हैं ट्रू पॉजिटिव, एकदम डायगोनल में आ जाओ, ट्रू नेगेटिव, फिर ऊपर में जाओ फॉल्स पॉजिटिव, फिर डायगोनल में आओ फॉल्स नेगेटिव। दिस इज आवर कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे मिलेगा? एग्जाम में क्वेश्चन इसको ऐसे मिल सकता है, ड्रॉ कंफ्यूजन मैट्रिक्स हुज कंपोनेंट्स आर गिवन बिलो, TP20, TN30, FP50 एंड FN60। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सिंपल TP20, तो TP के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे? यहाँ पर TP के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 20, फिर TN के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 30, फिर FP के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 50 और FN के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 60। ये हो गया हम लोग का कंफ्यूजन मैट्रिक्स। वेरी इजी, सिर्फ ये कंसेप्ट समझ में रखना। टीपी और टीपी को याद कैसे रखना कि पहले टीपी होगा, टी और टी एकदम कैंसल आउट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर टीपी होगा। टीपी के एकदम क्रॉस में चल जाओगे टीएन, फिर ऊपर चल जाओगे एफपी। अब एफपी कैसे समझोगे? ऊपर में एफपी, सेम एफ पी, यहाँ पर पी पॉजिटिव और यहाँ पर एफ फॉल्स, तो एफ पी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया? तुम्हारा एफ पी। तो ये दोनों अगर आ गया तो इसी का क्रॉस वाला पार्ट हो जाता है, टीपी के क्रॉस में टीएन जाएगा, एफपी के क्रॉस में एफएन आएगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Move to the last topic, that is evaluation method, and it is very important that it is consist of 4 marks। एक बड़ा 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आने जा रहा है बोर्ड में, तो ये जो है ये चीज हम लोग को समझ के रखना पड़ेगा। तो इवोल्यूशन मेथड्स हम लोग का टोटल 5 इवोल्यूशन मेथड्स आर देयर इन विच वी कैन फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ अ मॉडल। सो द फर्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? जब हम लोग ओवरऑल करेक्टनेस ऑफ द मॉडल, हमको परफॉर्मेंस निकालना है, मतलब कितना मॉडल करेक्ट प्रेडिक्शन कर सकता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज अ करेक्ट प्रेडिक्शन बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब टोटल कितना ट्रू पॉजिटिव ग्राउंड रियलिटी में कितना ट्रू आया और ग्राउंड रियलिटी में कितना फॉल्स वो दिया, मतलब दोनों ही मतलब सही सही उत्तर दिया। वो कितना पॉजिटिव केसेस मतलब कितना जन को डिजीज है और कितना नेगेटिव केस कितना जन को डिजीज नहीं है, और दोनों ही अगर सही दिया, ठीक है, ग्राउंड रियलिटी में देखिए तो ट्रू ट्रू आया, तो और उसके बाद डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस, मान लेते हैं 100 पेशेंट्स के ऊपर काम किया गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 100 पार्ट। ये हम लोग मैथमेटिकल और एक मैथ सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या? एक्यूरेसी। वहीं पर प्रेसिशन, तो ये एक्यूरेसी कहां पर हो रहा जा रहा है? हाउ ऑफन द मॉडल इज करेक्ट। अगर मुझे निकालना है कि कितना कितना बार मॉडल करेक्ट निकाल रहा है आंसर, तो यहां पर हम लोग एक्यूरेसी का यूज करेंगे। अब बात आ रहा है कि प्रेसिशन। अब प्रेसिशन क्या? एक्यूरेसी ऑफ पॉजिटिव प्रेडिक्शन मेड बाय द प्रेसिशन, एक्यूरेसी ऑफ पॉजिटिव प्रेडिक्शन मेड बाय द मॉडल। अब क्या कि मॉडल जो है एक्चुअली कितना एकदम करेक्ट प्रेडिक्शन निकाला, दैट इज प्रेसिशन इज ट्रू पॉजिटिव बाय ऑल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव केसेस, लाइक ट्रू पॉजिटिव, उसके अंदर में हम लोग का कितना ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, कितना वो ट्रू, मान लेते हैं कि 100 पेशेंट में वो 50 को क्या किया कि डिजीज ठहराया, ठीक है, और 50 को क्या किया? डिजीज नहीं ठहराया। अब ये भी हो सकता है उस 50 को जिसको डिजीज नहीं ठहराया उसमें से क्या हुआ कि मेरा कुछ डिजीज क्या हुआ? निकल गया, कि नहीं वो डिजीज जो है उसको था ही नहीं, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग का कहां पर हम प्रेसिशन निकालते हैं? जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रेसिशन वैल्यू इज हाई, फॉल्स पॉजिटिव जिसका हाई हो जाता है, मतलब क्या कि मॉडल प्रेडिक्ट किया इसको पॉजिटिव है मगर ग्राउंड रियलिटी में ये पॉजिटिव
नहीं था। जैसे हम लोग कैंसर पेशेंट्स को अगर ट्रीटमेंट करते हैं और उसको डायग्नाइज करते हैं, तो मान लेते हैं कि एआई मॉडल बनाए और वो उसको एआई प्रेडिक्ट कर दिया कि उसको कैंसर है, ठीक है, मगर एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में उसको कैंसर नहीं था। तो उसके हिसाब से क्या हो जा रहा है कि अगर वो मॉडल फॉल्स दे, मतलब पॉजिटिव दे दिया, उसका मतलब क्या बहुत कॉस्टिंग हाई हो जाएगा ना उस पेशेंट का। अब वो पेशेंट क्या क्लेम कर देगा कि कैसे आप हमको डिटेक्ट किए, मेरा तो डिटेक्शन था ही नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग प्रेसिशन निकालते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द रिकॉल। तो रिकॉल इज व्हाट, एबिलिटी ऑफ अ मॉडल टू फाइंड ऑल पॉजिटिव इंस्टेंसेस, मतलब क्या, कितना पॉजिटिव हुआ, ठीक है, उसका हम लोग रिकॉल का निकालते हैं। तो इसका काम क्या होता है, जब मिनिमाइज द फॉल्स नेगेटिव को जब हमको मिनिमाइज करना होता है, तब हम लोग रिकॉल का यूज करते हैं। तो रिकॉल इक्वल्स टू ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी। इसका काम हम लोग को उतना आता नहीं है, जो हम लोग को 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें नहीं आता, मगर बाय चांस क्योंकि ये एक इवोल्यूशन मेथड है, तो हो सकता है कि ये एग्जाम में आ जाए। तो स्पेसिफिसिटी है क्या, अगर मुझे करेक्टली आइडेंटिफाई करना नेगेटिव इंस्टेंसेस, अगर नेगेटिव इंस्टेंसेस को करेक्टली आइडेंटिफाई करना कि टोटल नेगेटिव कितना वो निकला, तो हम लोग स्पेसिफिसिटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्पेसिफिसिटी ट्रू नेगेटिव बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। लास्ट इज F1 स्कोर। ये F1 स्कोर से भी एग्जाम में आता है। F1 स्कोर क्या है, जब मुझे प्रेसिशन और रिकॉल के बीच में बैलेंस निकालना है कि कितना प्रेसिशन और रिकॉल के बीच में मॉडल एक्यूरेट बन रहा है, तो वो F1 स्कोर होता है। तो F1 स्कोर का क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू प्रेसिशन इंटू रिकॉल बाय प्रेसिशन प्लस रिकॉल। नाउ लेट अस सॉल्व वन 4 मार्क्स क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक which will be the end of this chapter. Now students, the last, as I said, that it is a CBSE sample paper question comes from this confusion matrix to calculate the precision, recall and F1 score. So this is the question of question number 21, CBSE sample paper 2024-25. Okay, this current here. An AI model makes the following sales prediction which they have recently launched. But one confusion matrix is being given, that reality yes no is this one, prediction yes no is this one. तो इसमें से सबसे पहला चीज मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि वो का 4 फीचर्स टीपी, टीएन, एफपी एंड एफएन। तो सबसे पहला हम क्या सिखाए थे, सबसे पहला जो है टीपी यहां जाएगा, तो उसका डायगोनल में टीएन यहां आएगा। वैसे ही ऊपर में क्या जाएगा, एफपी, तो उसके डायगोनल में क्या आएगा, एफएन। तो इसमें से सबसे पहला हम लोग को ये निकाल लेना है कि टीपी कौन है, टीएन कौन है, एफपी कौन है, एफएन कौन है, पहला चीज ये। उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग प्रेडिक्शंस मेड बाय द मॉडल। मतलब मॉडल ग्राउंड रियलिटी में कितना फॉल्स पाया गया। तो ग्राउंड रियलिटी में कितना फॉल्स पाया गया, कितना वो फॉल्स पॉजिटिव प्रेडिक्शन किया और कितना वो फॉल्स नेगेटिव प्रेडिक्शन किया। तो ये हम लोग का हो गया। यहां पर क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करना, ठीक है, कि कितना टोटल रॉन्ग प्रेडिक्शंस मेड बाय द मॉडल, मतलब एआई मॉडल कुछ पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया, कुछ नेगेटिव प्रेडिक्ट किया। पॉजिटिव कितना ग्राउंड रियलिटी में फॉल्स प्रेडिक्शन हुआ और नेगेटिव कितना ग्राउंड रियलिटी में फॉल्स प्रेडिक्शन हुआ, ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे, जैसे टीपी, एफपी में आता है, एफपी क्या मेरा निकला 40, फिर एफएन क्या निकला मेरा 12, तो एफपी प्लस एफएन दैट इज 52। तो दिस इज माय आंसर। वहीं पर यहां पर क्वेश्चन चेंज कर सकता है, आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ राइट प्रेडिक्शन मेड बाय द मॉडल। तब यहां पर वही चीज आ जाएगा, टीपी प्लस टीएन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में कौन मेरा एआई प्रेडिक्शन राइट किया। Now let us move to the next question, that is this question consists of 1 marks as one question is there, and but this question consists of 3 marks as 3 question is there. Calculate precision, recall and F1 score. तो हम लोग अभी देखें कि प्रेसिशन का फॉर्मूला क्या है, TP by TP plus FP। तो TP मेरा क्या है, यहां से उठाओ 50, TP क्या है 50, FP क्या है 40, तो 50 plus 40 that is 90, तो 50 by 90 that is 0.55। अब यहाँ पर बहुत जगह पर 100% भी दिया रहता है, तो अभी हम लोग परसेंटेज में काम नहीं करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई मार्किंग स्कीम एंड सैंपल पेपर विल कैलकुलेट इन द पॉइंट वाइज। नाउ नेक्स्ट इज रिकॉल। रिकॉल का क्या फॉर्मूला था, टीपी बाय टीपी प्लस एफएन। तो टीपी क्या है मेरा 50, टीपी क्या है 50,
प्लस fn क्या है 12, तो tp by tp plus fp, that is 50 by 62, that is 0.81. and the last is f1 score. तो f1 score का क्या फॉर्मूला था 2 into precision into recall by precision plus recall. तो precision ये निकल गया, recall ये निकल गया, दोनों का गुना करेंगे और दोनों को प्लस करेंगे, दोनों का गुना करने से बाद ये आया, दोनों का प्लस करने के बाद ये आया, जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आया मेरा 0.65. तो दिस इज माय f1 स्कोर. वेरी इजी, ओनली यू हैव टू कंसीडर द कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिमाग में घुसाना है और ये फॉर्मूला दिमाग में घुसाना. फॉर्मूला कैसे दिमाग में घुसाएं? प्रेसिशन का मतलब टोटल पॉजिटिव. तो यहाँ पर देखो प्रेसिशन और रिकॉल में एक पूरी क्लियरिटी है, पूरा फॉर्मूला सेम है. प्रेसिशन टीपी बाय टीपी प्लस एफपी, टोटल पी है. एक की फीचर में 3 गो पी है, 3 पी प्रेसिशन में रहेगा बिकॉज प्रेसिशन स्टैंड्स फॉर पी एंड ऑल द फॉर्मूला विल कैलकुलेट पी. तो पी बाय पी प्लस पी. वहीं पर रिकॉल में सिर्फ लास्ट का जो एफपी है वो एफएन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एफपी जो है वो एन में हो जाएगा. बस ये चीज को ध्यान में रख लेना है. बस वहीं पर पहला गुना होता है फिर प्लस होता है. तो यहाँ पर भी बॉडमास रूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे. तो पहले हम क्या आया मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस आया तो फिर प्लस करेंगे. सो दिस इज आवर 4 मार्क्स क्वेश्चन एंड हियर वी एंड्स आवर चैप्टर of 7 marks evaluation chapter. Very important and very easy. Go through it, solve the questions, you will get every answer from that. Thank you.